जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए जी, मैंने अभी तक जो हम बात हमने की है वो आर्टिकल 2(1) के हमने आगे दो सब क्लासेस पढ़ी हैं, ए और बी। ठीक है, ए में हमने कोड की बात की कि कोड क्या है। हमने कहा कि जितनी भी कोड्स हैं पाकिस्तान में उन सब में जो है वो क्यूएसओ एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। और दूसरा हमने कहा था फैमिली कोड पे। आर्बिट्रेटर का हमें पता चल गया था कि हमें क्यूएसओ ने खुद ही बता दिया कि आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग में ये नहीं होगा। और फैमिली कोड एक्ट के लिए हमें फैमिली कोड एक्ट 1964 का हमने देखा कि उसका सेक्शन 17 हमें ये कहता है कि फैमिली कोड की प्रोसीडिंग में जो है वो क्यूएसओ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। सेकंड में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डॉक्यूमेंट की, और हमने कहा था कि डॉक्यूमेंट जो है कोई भी ऐसी चीज यूज की जा सकती है जिसके ऊपर कोई निशान बना हो, कोई रिटर्न चीज है, वो सारी की सारी हमने जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ ली थी। और हमने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एज एन एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे वो हमारे पास था इसका क्लास 3। हम क्लास 3 पे पहुंच गए थे। एक सेकंड, जो बाकी स्टूडेंट्स हम इसकी क्लास 3 पे पहुंच चुके थे एविडेंस पे। एक मिनट मुझे कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। जस्ट अब आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। अच्छा, इसमें हम आ गए थे जी डॉक्यूमेंट और कोर्ट, ये दो डेफिनेशंस हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। इस पे अब टाइम हमारा नहीं जाया होगा, आगे चलते हैं कि एविडेंस का मीनिंग क्या है। देखिए, एविडेंस का हमने लिटरल मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जो हमें कोड ने जो क्यूएसओ ने डिफाइन किया है वो इसका आर्टिकल 2 और आगे उसका सब क्लास 1 सी हमें इसको जो है वो डिफाइन करता है कि एविडेंस का क्या मतलब है। देखिए, वो कहता है ऑल स्टेटमेंट व्हिच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्स बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस। पहला तो ये पॉइंट हो गया। इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। मैं आपको बता रहा था कि आपने ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को अगर आप देखिए ना, ये जो एविडेंस की डेफिनेशन में उसने बताया, आपको उसने पूरी एविडेंस एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है ना, कि एविडेंस की दो कैटेगरीज होंगी। ठीक है, एक जो है हमारे पास वो ओरल एविडेंस होती है, और दूसरे अगर आप इसके देखिए आगे 2 में ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका मतलब है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे इसके क्लास 2 में, कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश की जाएंगी फॉर इंस्पेक्शन, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो कहलाएंगी। यानी पहला हिस्सा जो है वो इसका हमें ओरल एविडेंस के बारे में बताता है कि ओरल एविडेंसेस क्या होंगी, और दूसरे हिस्से में वो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगी। तो पहला जरा देख लीजिए, उसका डायरेक्टली उसने हमें कहा कि विटनेसेस से है, यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कोर्ट अलाउ करेगी। ठीक है, या कोर्ट आपको ऑर्डर भी दे सकती है, आप आगे वो स्टेटमेंट कोर्ट में दें, और वो स्पेसिफिकली पर्सन के लिए होगा। दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। और सेकंड में उसने इसको कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट की, वो आपका डॉक्यूमेंट होगा, और उस तरह की एविडेंस को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मैंने कहा इसका पॉइंट है। देखिए, एविडेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, दो टाइप्स हम उसको प्राइमरली बनाते हैं। नंबर 1 ओरल एंड नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब अगर देखा जाए तो आपका एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है ना, जो आपने ये जो पहले पार्ट में इसने कहा है हमें, ये सारी एग्जांपल्स है इसकी कि आपका जो एग्जामिनेशन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, री एग्जामिनेशन हो गया, या जो 164 की स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवाते हैं, ये सारी की सारी अगर देखा जाए तो ओरल एविडेंसेस कहलाएंगी, बिकॉज दीज आर ऑल स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो सारी स्टेटमेंट होती हैं, जो पर्सन इन स्टेटमेंट को आके कोर्ट में देगा उसको हम कहते हैं विटनेस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ आगे इसकी टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास विटनेसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपके इस कोर्ट में क्यूएसओ में जो जिनका इस्तेमाल हो रहा है या जो आपको पता होना चाहिए, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 आई विटनेस। ठीक है, अब आई विटनेस आपको पता है कि वो पर्सन है जिसने उसको अकरेंस को खुद विटनेस किया, खुद देखा हो। ओके,
फिर ऐसे चांस विटनेस होता है जिसने एक्सीडेंटली वो चीज को देखा हो और उसका वो जो वहां पे मौजूद होना वो एक चांस पे था, ठीक है, यूजुअली वो उस जगह में होता नहीं है, उसको चांस विटनेस कहा जाएगा। इसी तरह से स्टार विटनेस मीन जो पर्सन जो विक्टिम है या जो अब्डक्टी है उसको हम स्टार विटनेस कहते हैं। फिर इसी तरह से विटनेस ऑफ लास्ट सीन हो गया। इसी तरह से फॉर्मल विटनेस है, फॉर्मल विटनेस होते हैं जो आपकी ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो लोग आते हैं ना, या जो स्पेसिफिकली जिसे आप कह लीजिए जो स्टेट की तरफ से होते हैं, जैसे आपका एक पुलिस ऑफिशियल है, डॉक्टर है, या ये सारे के सारे फॉर्मल विटनेस में जो है वो आ जाते हैं। फिर इसी तरह से हॉस्टाइल विटनेस है। हॉस्टाइल विटनेस का आपको पता है कि ये एक्चुअली वो विटनेस होता है जो एक पार्टी लेकर आती है लेकिन उस पार्टी को लगता है कि ये तो हमारे ही अगेंस्ट चला गया, ठीक है, उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसी पार्टी के अगेंस्ट चली जाती है, ये हॉस्टाइल विटनेस हो गया। फिर इंटरेस्टेड विटनेस आ जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि ब्लड रिलेशन होता है उसका जो है वो प्लेंटिफ के साथ, या जिसका कोई इंटरेस्ट होता है उसको हम इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं। तो ये जितने भी विटनेसेस हैं इन सब की स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो एविडेंस कहलाएगी और वो प्राइमरी एविडेंस होगी और वो ओरल एविडेंस होगी। क्लियर जी, समझ आ गई बात की? यानी ओरल एविडेंस के अंदर ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो इतने लोग आके दे रहे हैं इन सबको हमने ये जो डेफिनेशन हमें बताई गई थी आर्टिकल 2 का सब क्लास 1C हमें एविडेंस की जो डेफिनेशन बता रहा है, इसका जो पहला पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, वो कहता है ओरल एविडेंस की बात करता है कि जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जिनको कोर्ट अलाउ करे, परमिट करे, या जिनको कोर्ट कहे कि आके आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे, वो सारी की सारी ओरल एविडेंस जो है वो कहलाएंगी। और हमने कहा कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन है, या जो अंडर 164 की जो स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी ओरल एविडेंसेस के तौर से कंसिडर की जाएंगी। और फर्दर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटनेसेस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ये बहुत सारे हमारे पास कैटेगरीज के टाइप्स के विटनेसेस हैं, इन सब की स्टेटमेंट को हम ओरल एविडेंस कहेंगे। आई थिंक आपको एविडेंस का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। दूसरा देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं वो सारे की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। इसने खुद आगे बता दिया वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। अच्छा, अब थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। ये हमने दोबारा से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी टाइटल डीड एक डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। ये पीएलडी 1987 का एक केस कराची कोर्ट का देख लीजिएगा। चेक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। प्रोमाइजरी नोट है, करेंसी नोट है, रिसीट्स होती है, एफआईआर है, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है, जैसे केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट आपके पास आती है, ये सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगी। ठीक है, जो कि हमें कौन बता रहा है, आर्टिकल 2(1)(c) हमें बताता है कि जी एविडेंस का मतलब है सारी स्टेटमेंट जो कोर्ट में दी जा रही है, ठीक है, या कोर्ट ने अलाउ किया था वो हमने कहा ओरल होगा, या कोई डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया जा रहा है इंस्पेक्शन के लिए जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे, और इसको मिला के वो कहता है कि ये एविडेंस है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? कोई पॉइंट अगर पूछना तो मुझे बताइए। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग अप टिल हियर? क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? आर्टिकल 2(1)(c) हमें एविडेंस का बताता है और उसने हमें बताया कि एविडेंस का मतलब क्या है। उसने कहा कि एविडेंस इंक्लूड करता है दो चीजों को, एक तो स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट कौन लोग आके देते हैं, विटनेसेस देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वो हमने कहा जी हमारे पास डिफरेंट तरह के विटनेसेस होते हैं, चांस विटनेस है, हॉस्टाइल विटनेस है, ट्रस्टेड विटनेस है, ठीक है, स्टार विटनेस है जो कि एक मेन बेचारा जो उसका विक्टिम होता है उसको हम स्टार विटनेस कहेंगे। तो वो सब लोग जो आके स्टेटमेंट देंगे उसको हमने कहा कि वो ओरल स्टेटमेंट होगी। और इसका जो दूसरा हिस्सा हमें बताता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाए, और डॉक्यूमेंट को हमने इससे पिछले वाले आर्टिकल में पॉइंट उसमें देख लिया था कि कोई भी चीज, कोई निशान है, कोई मार्क है, कोई मैप है, ठीक है, वो एज ए डॉक्यूमेंट लाया जा सकता है। इसका मतलब है वो सारी चीजें जो होंगी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगी। आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा और इसको देख लीजिए कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। आप लोग सब प्रैक्टिसिंग है, आपको सबको पता है कि होता क्या है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है
उसको जब कोर्ट में हम देते हैं तो वो क्या होता है जी, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, या तो वो ओरिजिनल हो, ठीक है, वो चीज जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर से आप दे रहे हैं, या तो वो ओरिजिनल होना चाहिए या उसकी एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। और जब कोई डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ये लिख दिया जाता है एग्जिबिटेड, ठीक है, यानी कोर्ट उसको मार्क कर देती है। ये बाद में डिसाइड होगा कि वो एडमिसिबल है या नहीं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे EXH अगर लिखा है, PA लिखा है, तो ये इसका मतलब प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से आ रहा है, और अगर EXHDA लिखा है तो ये आपके डिफेंस साइड की तरफ से वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। अब ये कोर्ट की मर्जी है कि वो जो एग्जिबिट उसने किया है कि क्या उसको वो एडमिसिबल करता भी है कोर्ट या नहीं करता, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमने इसकी कंफ्यूजन में नहीं जाना। मैंने वो कहा था कि थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ा करें, चीजों को मिक्स नहीं करना। आप अगर इसको एक ऑर्डर पे पढ़ेंगे ना तो ये QSO यकीन करिए इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए हमने पहले में कोर्ट को बता दिया, दूसरे में डॉक्यूमेंट को बता दिया, तीसरे में वो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्लियर? सो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जी जी आगे चले जी। अच्छा अब देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको एग्जिबिटेड कर लेगा कि जी ये अब आपकी एडमिसिबिलिटी में जाएगा कि आगे चलते हैं जी। अब देखिए ये एक जजमेंट भी अगर आप रीड करना चाहें तो जजमेंट को रीड कर लीजिएगा, कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट, उसमें आपको ना काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको एडमिसिबल किया जा सकता है, ये कोर्ट की अपनी मर्जी होती है कि क्या वो उसको एडमिसिबल करती भी है नहीं करती। वो जब हम पढ़ेंगे ना एडमिसिबिलिटी का टॉपिक, उसमें फिर हम इसको जरा डिटेल बात कर लेंगे, ठीक है जी। जैसे आगे उसने एक और आपको बता दिया कि जी खाली जो एक डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी होती है ये कभी भी एडमिसिबल नहीं होगी, ठीक है सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको हम डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे जाके ना, एक्सपेक्टेड का जो आपने क्वेश्चन पूछा ना इसको हम देखेंगे। अभी फिलहाल जरा डेफिनेशन को कोशिश करते हैं कि आज पूरी कर लें जी। तीन चीजें हमने बात कर ली, आर्टिकल 2(1)A कोर्ट हो गया, 2(1)B डॉक्यूमेंट हो गया, 2(1)C एविडेंस हो गया। अब चलते हैं जी आगे 2(1)D वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, कि फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले तो इसकी हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें कोर्ट ने दी है, जो इस कोर्ट ने दी है, सॉरी जो इस लॉ ने हमें बताई है। लॉ हमें बता रहा है 1D, आर्टिकल 2(1)D हमें कहता है फैक्ट इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स। तीन चीजें हो गई हैं, कोई भी चीज है या उसकी कोई स्टेट है या उसका कोई रिलेशन है, क्या कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज, अब देखिए इसके भी दो हिस्से हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब आप इनको पढ़ रहे हो इनको इंटरप्रेट कर रहे हो तो जरा समझा करें वर्डिंग को। पहले वाले हमारे पास जो था एविडेंस उसके दो हिस्से थे, हमने उनको दोनों को अलग-अलग डिस्कस कर लिया। अब फैक्ट के भी अगर देखा जाए इसकी डेफिनेशन को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले में वो कहते हैं एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, और दूसरे में एनी मेंटल कंडीशन। अगर मैं ये कहूँ ना कि आपने इसके दो तरह से सोचना है, एक सोचना है जो फिजिकल फैक्ट है वो जो पहले हिस्से में आएंगे, और दूसरे होंगे जो साइकोलॉजिकल फैक्ट होंगे, ठीक है, यानी पहले हिस्से में फिजिकली, ठीक है, और दूसरे में साइकोलॉजिकली जो जहनी तौर से होंगे। मेंटल कंडीशन की बात की ना, जैसे आप पढ़ते हैं मेंजरिया और एपिसरिया आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे फैक्ट के आपने दो हिस्से बना लेने हैं। पहला हिस्से में फिजिकली उस चीज की बात की जाएगी, फिजिकल फैक्ट की, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये फिजिकल पार्ट हो गया। और दूसरा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब देख लेते हैं जी, पहले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या बता रहा है। फिजिकल फैक्ट जैसे हियरिंग, सुनना, अब ये सारा पहले में आएगा, ठीक है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग में ये चीजें आ रही हैं। हियरिंग समवन वॉइस इज अ फैक्ट, फॉर एग्जांपल ओरल डिफेमेटरी स्टेटमेंट। आप ये देखिए, आपको जो ओरल डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है ये आपकी हियरिंग की एक सेंस होती है जिससे आप सुनते हैं। आप अक्सर FIR में सुनते हैं जी कि एक ललकारा या धमकी का वर्ड यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन की सुनने की कैपेसिटी है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट में आ जाएगा। विजन, किसी चीज का देखना, ठीक है, वॉचिंग अ पर्सन एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम इज अ फैक्ट। आपने कुछ होता हुआ देखा है, आप अदालत को जाके बता सकते हैं कि मैंने देखा है, ये मेरे सामने हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जो हो रही थी और देखी जा सकती थी। क्लियर हो गया? विजन, टच, being cold or hot, dry or wet is a fact. It can be perceived by touching. ठीक है? Number 4, taste, being sweet or sour. कोई चीज जो है वो मीठी है या खट्टी है, उसको हम perceive कर सकते हैं by tasting. Number 5, smelling, smell करना है, चीज को देखना, smell good or not is a fact, being perceived by smelling. अब ये सारी चीजें तो उसने आपको बता दी, अब जरा इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर यकीन करें आप रसों को तहम्मुल से सुकून से पढ़े ना, उसने आपको इतनी जबरदस्त एग्जांपल्स के साथ चीजों को क्लियर किया है ना कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको वो एक्ट ही बहुत कुछ बता रहा होता है। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। There are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. जैसे आप कहते हैं जी कि जब मैं इस कमरे में आया तो कुर्सी, चेयर, टेबल, हर चीज अपने ऑर्डर में पड़ी थी, ठीक है, या एक इंसिडेंट हुआ, एक ऑफेंस हुआ, उससे पहले की जो चीजें जिस ऑर्डर में थी वो एक फैक्ट है। और एक मिनट जी, मैं जरा ये ना अनम्यूट करूं जी। अच्छा अब देखिए, एक जगह पे कोई ऑफेंस होता है, अब उस ऑफेंस के होने से पहले चीजें वहां पे एक ऑर्डर में पड़ी थी, और जब वो ऑफेंस हो गया उसके बाद चीजें किसी और ऑर्डर में पड़ी हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकली फैक्ट है जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी हमने करना है इसका, पहले की हम बात करें, ये सारे के सारे फिजिकली फैक्ट हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, हियरिंग, विजन, टच, टेस्ट, स्मेल। जैसे उसने पहला कहा कि जो चीजें अरेंज की जाएंगी सारे का सारा फैक्ट होगा। फिर दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, किसी इंसान ने कुछ देखा, ठीक है, या सुना, ये भी फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट, किसी इंसान ने किसी के बारे में कोई अल्फाज कहे, ये भी फैक्ट है। तो आई थिंक ये अब आपको फैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 2(1)d में, उसके पहले हिस्से को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा हिस्सा उसने कहा था मेंटल कंडीशन का, मेंटल, अब वो देखते हैं जी, इसका मतलब है ये साइकोलॉजिकली होगा, ये साइकोलॉजिकल होगा। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब इसको जरा देख लेते हैं, मेंटल कंडीशन में क्या उसने बताया। अब एनी पर्सन इज अ फैक्ट व्हिच इंक्लूड फीलिंग ऑफ एंगर, ठीक है, कंपैशन, लव, अफेक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन अबाउट रिप्यूट एंड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। अब ये सारे का सारा जो है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है, सॉरी, जो कि आपकी मेंटल कंडीशन को शो करता है। क्लियर हो गया जी? सो इसका मतलब ये हुआ कि तो फैक्ट है वो आपने बताया किसी भी ऐसा एनीथिंग, अ स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग जिसको हम प्रिसीव कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। पहला हमने कहा जी जो फिजिकली हम देख के बता सकते हैं, देखना, सूंघना। अच्छा अब आपने ये पॉइंट याद रखनी है, जो सारी चीजें लिखी है ना, कल को आपने, जैसे आप कहते हैं इससे अगला आर्टिकल 3 है या 17 है, हु मे टेस्टिफाई, कौन विटनेस हो सकता है, विटनेस नहीं हो सकता। आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा जी कि ब्लाइंड पर्सन विटनेस हो सकता है, या एक जो डफ हो सकता है, या एक वो पर्सन जो सुन ही नहीं सकता, क्या? उन सारी चीजों के जवाब आपको ये आर्टिकल दे रहा है। आगे जाके मैं जो पढ़ाऊंगा उसका भी बताऊंगा, लेकिन आपने इसमें देख लिया कि अगर कोई पर्सन इस चीज को प्रिसीव कर सकता है ना, तो वो एक फैक्ट है। और वो पर्सन जो उस फैक्ट को समझ के रैशनल आंसर दे सकता है, थोड़ा सा मैं हमें भी बता दूं, वो एक विटनेस बन जाएगा। रैशनल मीन उसकी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उससे क्या पूछा था, ठीक है, फिर वो एज ए विटनेस जो है वो बन सकेगा, वरना विटनेस नहीं बनेगा। ये बाद में देखेंगे, आगे चलते हैं। और दूसरा मैंने कहा साइकोलॉजिकल फैक्ट में हमने कहा मेंटल कंडीशन है किसी एक पर्सन की, और वो मेंटल कंडीशन क्या होती है, वो आपकी फीलिंग्स होती हैं। जैसे आपका गुस्सा है, ठीक है, या आपकी लव है, अफेक्शन है, वो भी तो देखा जा सकता है, वो भी तो महसूस किया जा सकता है। ये आपका हो गया जी साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब जो आपके क्यूएसओ में इसके लिए जो आपको हेल्प के लिए उसने इलस्ट्रेशन दी है वो देख लेते हैं क्या है। उसने कहा दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन हैज अ सर्टेन इंटेंशन। किसी इंसान का किसी के बारे में जो ओपिनियन होता है, डेफिनेटली उसके पीछे उसकी एक इंटेंशन होती है। फिर इसी तरह से एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडलेंटली और यूजेस अ particular word in a particular sense
or was at a specific time conscious of the particular cells is a fact. ये सारे फैक्ट हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये फैक्ट है. ठीक है, क्लियर. यानी एक ऐसी चीज है जिसको आपने परसीव किया है या आपके दिमाग से आपने उसको सोचा है, तो वो एक फैक्ट होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब कोई केस फाइल करते हैं या कोई आपके पास जो एक जैसे FIR वगैरह है, उसमें बहुत सारी चीजें तो फैक्ट ही होती है ना, जो बताई जा रही होती है. ठीक है, उसके अंदर ज्यादातर चीजें तो फैक्ट होती है. फिर उससे अगला जो स्टेज आता है वो आता है फैक्टिंग इशू का. ठीक है, तो आई थिंक आपको फैक्ट की समझ आ गई है कि फैक्ट जो है वो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहला हिस्सा हमने कहा जो फिजिकली हम बात करते हैं उसकी. ठीक है, और दूसरा हमने कहा जो कि एक साइकोलॉजिकल होता है, जो मेंटल स्टेट की बात करता है. इस सारे के सारे जो है वो फैक्ट्स होंगे. एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? वी हैव रीच अप टिल दी 2(1)D. हमने 1A में कोड को पढ़ा, 1B और आर्टिकल 2 का चल रहा है. 1B में हमने डॉक्यूमेंट का पढ़ लिया, C में हमने जो था वो ये देखा कि जी एविडेंस क्या है, और D में हमने पढ़ लिया कि फैक्ट क्या है. अच्छा, अब यहाँ पे दरमियान में ना ये दो चीजें आ गई हैं जो कि E और F. ठीक है, ये भी साथ रीड कर लेते हैं, लेकिन असल में तो हमारे पास जो है वो मेन जो डेफिनेशन है वो इससे आगे जाके 2(2) में आनी है. 2(1)E को देख लेते हैं. मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में ये दो आर्टिकल है, इनको जस्ट रीड करना है, इनमें हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये फिर आगे जाके वो जब मैं आपको मॉडर्न डिवाइसेस का हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे. 2(1)E, द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, advanced electronic signature and security procedure shall bear the meaning given in the electronic transaction ordinance 2002. यानी इन सब का मीनिंग वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 ने बताया. अभी हम इसके ऊपर बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये जब मैं आपको मॉडर्न डिवाइसेस का पढ़ाऊंगा आर्टिकल 164, फिर मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा. सो आपने आर्टिकल 2(1)E देख लिया जो कि किससे रिलेट कर रहा है जी, जो ऑटोमेटिक जनरेशन जो हम करते हैं, चीजें निकालते हैं, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस से रिलेट होती है. और F में हमने बता दिया सर्टिफिकेट के बारे में. ठीक है, और इसका भी उसने क्या कहा, मीनिंग गिवन टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में जो इसके मीनिंग दी है, इसका मतलब भी यही होगा. और ये मैंने आपको कहा कि जब मैं 164 के बारे में बात करूंगा फिर इसकी बात करेंगे. सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 2(1). ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 2(1) को डिस्कस किया है, और 2(1) के आगे हमने A B C D E F तक पढ़ा है. आर्टिकल 2 मेन हो गया, आगे 1A B C D E और F तक हो गया. अब चलते हैं जी, इसका जो है वो जी बिल्कुल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है 59, फिर उसमें जब हम आएंगे तो देख लेंगे. अब चलते हैं जी, इसके रेलेवेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि आर्टिकल 2 ने जो है वो हमें डिफाइन करके दिया. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब आप ये पेपर में लिख रहे होंगे तो आपने ये पूरा बताना है. आर्टिकल 2 नहीं खाली लिखना, बल्कि आर्टिकल 2 का सब क्लास 2 बताना है. जैसे पहले जितनी डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है वो आर्टिकल 2 का 1 क्लास 1 की आगे डिफरेंट क्लासेस थी, अब 2 स्टार्ट हो गया थी. अब देखिए रेलेवेंट फैक्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. रेलेवेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं. देखिए, वन फैक्ट इज सेड टू बी relevant to another when the one is connected with the other in any way of phase referred in the provision of order relating to the relevancy of fact. अच्छा देखिए कितनी अक्लमंदी से इस आर्टिकल ने अपनी जान छुड़ा ली. इन्होंने कहा जी कि रेलेवेंट फैक्टर सिर्फ वो है जो इस ऑर्डर में दिए गए हैं. वो कहाँ पे दिए गए, कोई बताएगा मुझे इस ऑर्डर में वो कहाँ पे दिए गए, क्लासों में उनका जिक्र कहाँ पे किया गया, कोई बता सकता है? शाबाश बताए. उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि देखें one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any way of the referred in the provision of the order relating to the relevancy of the fact. ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर जहां पे बताए गए हैं ना वो वाले फैक्ट सारे रेलेवेंट होंगे वरना नहीं होंगे. बताएं जी वो कहां पे दिया गया है? सर चैप्टर 3 में है, 18 से लेकर 28 तक. 18 से 28 तक सर. 18 से लेकर 28 तक सर. 18 से लेकर 20, 18 से लेकर 28 तक 28 सर.
29 भी इंक्लूड कर लें, 29 तक है। ये देखिए उसकी टाइटल ही है, उसने टाइटल ही आपको ये दिया। देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जरा वर्ड्स को गौर से पढ़ें, आपका काम आसान होता जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि यार पूरे QSO के अंदर ना सिर्फ जो आर्टिकल 18 से 29 तक है ना, ये रेलेवेंट है, बस इनको रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा, बाकी कोई रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी उसने मुश्किल आसान कर दी कि भाई आप अपने इस ऑर्डर के अंदर जहां पे लिखा हुआ है ना उस पे जाइए, और वो उसने हमें बता दिया जी कहां से 18 से लेकर 29 तक सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट है। ये उसका टाइटल भी है, ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बनती, जब उसने आपको बता दिया कि सिर्फ वही है। अब उसके अंदर अगर आपको याद हो आइडेंटिफिकेशन ट्रेड भी आ जाता है, उसमें PFLI भी आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर रजिस्टर भी आ जाता है, यानी वो सारे के सारे जो है वो रेलिवेंट होगी। अच्छा एक और भी बात याद रखनी है आपने, कोर्ट कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कोई अगर इररेलेवेंट फैक्ट होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। यानी आपका अगर देखा जाए ना तो आर्टिकल 18 यही चीज कहता है कि एविडेंस के लिए कोर्ट में सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट की इजाजत दी जाएगी, इररेलेवेंट की कोई इजाजत नहीं होगी। आप इररेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। ये आगे जैसे एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने लिखा है आर्टिकल 18 एविडेंस may only be forwarded to the extent of fact in issue and relevant fact। अच्छा अभी मैंने फैक्ट्स इन इशू की बात नहीं की है, उस पर भी हम आगे चलते हैं। यानी आपकी एविडेंस जो है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर आएगी, या तो आएगी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू। ये उसने आगे कहा है कि फैक्ट इन इशू को आर्टिकल 2 सब क्लास 3 ने डिफाइन किया। ये डिफरेंस याद रखना है, वो जो पहली 6 डेफिनेशन थी वो 1 के साथ ABCDEF बना हुआ था, यहां से ऑनवर्ड अभी चलेंगे सारे के सारे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये याद रखना है आपने, ठीक है, मिक्स नहीं से करना। अच्छा अब जरा देख लेते हैं ये, अब एक तो स्टूडेंट दरमियान में बार बार चैनल वो, अच्छा अब चलते हैं रेलेवेंट फैक्ट इज अ फैक्ट। अब इसकी जरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं सिंपल वर्ड में। ये तो उसने हमें बता दिया ना कि जी सबसे पहले तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए, वो रेलेवेंट हो गए, और दूसरा उसने कहा जो आर्टिकल 18 से 29 में दिए गए हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। अब रेलेवेंट इज अ फैक्ट व्हिच वन वे और द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है जी, अक्यूरेटली और सर्कमस्टेंशियली कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू। सिंपल कि अगर किसी भी फैक्ट को रिलेट किया जा सकता है फैक्ट इन इशू के साथ तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज ऐसी है, कोई फैक्ट ऐसा है आप समझते हैं कि ये तो फैक्ट इन इशू से रिलेट करता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा, अदरवाइज वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं रेलेवेंट फैक्ट के बाद फैक्ट इन इशू को, इन तीनों को इकट्ठा। फैक्ट को तो आपको समझ आ गई कि दो तरह से लेके जाएंगे, एक हम उसके फिजिकल उसमें स्टेट में देखते हैं, दूसरा हमने उसको साइकोलॉजिकल की बात की। रेलेवेंट फैक्ट में हमने कहा कि वो फैक्ट जो दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होंगे, और जो हमें कौन बता रहा है, ये कोड ही बता रहा है। प्रोविजन कहां से, आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 29 इसको डील करता है, उसके अंदर जो चीजें बताएगी वो सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट में आएंगे। अब जरा चलते हैं फैक्ट इन इशू की तरफ। फैक्ट इन इशू को देखते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन जो हमें कोड ने दी है, फिर हम उसकी जो है ना इजी वे से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। 2 3 ठीक है, आपको आर्टिकल 2 क्लास उसका जो आगे क्लास 3 है वो ये बताता है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट, यहां से शुरू होता है, which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding, ठीक है, necessary follow। अब देखिए यहां से इस पॉइंट को देखिए, ये denied in any proceeding, इस पॉइंट को जरा गौर से पढ़िए कि जब आप किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, सबसे पहले तो वो फैक्ट होने चाहिए, आप उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हीं फैक्ट से आप किसी चीज को डिनाई कर देते हैं, आप इनकार कर देते हैं, आप नहीं मानते कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो बन जाएगा फैक्ट इन इशू। अगर देखा जाए तो आपके जो मेन फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट इन इशू ही होते हैं, इन्हीं की वजह से आपका जो है वो एक केस चलता है, इसी की यही रीजन होती है जिसकी वजह से आप कोर्ट का इतना टाइम जाया कर रहे होते हैं। फैक्ट्स पे तो सब एग्री हो जाते हैं भाई, असल तो मामला ही आपका वो क्या होता है, फैक्ट इन इशू का ही होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसको उसने आगे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records
any court records on issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. सिंपल सी बात है कि जहां पर भी कोर्ट कोई फैक्ट लिख रही है, एक कहानी आपको सुनाई जाती है जिसमें आपने डिनाई कर दिया और एक पार्टी उसको एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है ना, एक पार्टी उसको कहती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, वही आपका फैक्ट इन इशू होगा। और यही मेन आपका जिससे कह लीजिए इशू होता है जिसको आपने देखना होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखिए, अगर आपने पढ़ा हो चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 242 सीआरपीसी, अगर आपको पता हो, इसी तरह से अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं या सेशन कोर्ट में जाते हैं अंडर सेक्शन 265 डी, ठीक है, ये भी सेम है, या आप सिविल केसेस में चाहते हैं फ्रेम्ड इश्यूज, ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड इशू होंगे, ठीक है। यानी आपका सेक्शन 242 में जो चीजें लिखी आ रही है ना, आपके पास जो चार्जेस लगा रहे हैं क्रिमिनल के ऊपर, वो सारे फैक्टिंग इशू है, क्रिमिनल उनको नहीं मान रहा, वो नहीं एक्सेप्ट करता। अगर वो उसको मान लेता है तो वहां पे केस खत्म हो जाता है, उसको कन्विक्शन हो जाती है, वो तो नहीं मानता। वही फैक्ट्स एंड इशू है जो आपने एविडेंसेस की बेस पे प्रूव करने हैं। देखिए ना, पूरा क्यूएसओ हम इसी चीज के लिए बना रहे हैं कि जो फैक्ट्स एंड इशू होंगे इनको किस तरह से प्रूव किया जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एक पार्टी कहती ट्रू है, कहती नहीं ट्रू नहीं है, तो ये एविडेंस हमें बताएगा कि उनके सही होने को या गलत होने को इस लॉ ऑफ एविडेंस के जरिए जो हम जो है वो एविडेंसेस के जरिए जो हम प्रूव करेंगे। और हमने कहा कि जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है अंडर सेक्शन 242 सीआरपीसी 1898, उसके ये एक किस्म से एग्जाम्पल ही है कि ये फैक्ट इशू है। इसी तरह से आपका अगर सेशन कोर्ट में जाते हैं तो 265 डी हमें ये बता रहा है कि यही फैक्ट इशू है। और इस तरह से अगर आप बात करेंगे सिविल केसेस में जो आप इशू फ्रेम करते हैं वो सारे फैक्ट इशू ही होते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कोर्ट ने हमें बताई है, जो खुद क्यूएसओ हमें बता रहा है उसको भी देख लें। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो खुद से लिखी है और कुछ मैंने ना वो सारे वर्ड लिख दिए हैं यहाँ पे, ये सारे एज इट इज वर्ड भी मैंने लिखे हुए हैं। आपने सबसे पहले तो क्यूएसओ के बेल एक्ट को लेके चलना है, फिर ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए आप इनको भी रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए जी कोड में क्या लिखा है। नंबर 1, A is accused of the murder of B, ठीक है। At this trial the following facts may be in issue। अब अगर एक बंदे ने किसी का मर्डर किया है ना तो उस ट्रायल में ये चीजें फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। नंबर 1, A caused B's death, पहला तो ये फैक्ट इन इशू है कि उसने उसको मारा है। नंबर 2, A had intention to cause B's death, कि उसकी इंटेंशन भी थी, अब ये फैक्ट इन इशू होगा, ठीक है ना, कि वो उसको मारना चाह रहा था। A had intention to cause B's death। दूसरा, A had received grave sudden provocation from B, ये भी है फैक्ट इन इशू है। At the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature। ठीक है जी, ये सारे के सारे उसने कहा कि फैक्ट्स इन इशू होंगे कि क्या ए बी को वाकई मारना भी चाहता था, हम देखेंगे ये फैक्ट इन इशू है। क्या ए ने ही बी का मर्डर किया, ठीक है, क्या उसकी इंटेंशन थी, या क्या एक बंदे का ए मर्डर नहीं था करना चाहता लेकिन उसने उसको जख्मी तो किया था लेकिन उसकी डेथ किसी और वजह से हुई। अब देखिए जख्मी तो ए ने किया ना, अब ए के लिए हमने ये प्रूव करना है कि इसने सिर्फ जख्मी किया था लेकिन इसके जख्म से इसकी डेथ नहीं हुई है, ये भी फैक्ट इन इशू आ गया। बात समझ गए? यानी फैक्ट इन इशू में आपने ये देखना है कि वो जो ऑफेंस है या वो जो डिस्प्यूट है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको एक पार्टी डिनाई कर रही है, या एक्चुअली वही आपके ट्रू जो है वो इश्यूज उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ए ने अगर बी का मर्डर कर दिया या उसके ऊपर ये चार्ज लगाया कि उसने उसका मर्डर किया है, तो कोर्ट देखेगी कि क्या उसने मर्डर जो किया है उसकी वजह वो खुद ही था, उसने उसको फायर से मारा, उसको जहर दिया, व्हाटएवर जो भी हुआ, लेकिन फिर आगे जाके हम देखेंगे कि ठीक है उसने जख्मी तो किया था उसे लेकिन उसकी डेथ तो किसी और वजह से हुई है। अब इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो उसने उसे जख्मी किया था दैट इज एक्चुअली द फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू है। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि उसी की वजह से मरा है, अब ये और फैक्ट इन इशू हो जाएगा। हाँ समझ गए आप लोग जी? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? अच्छा स्टूडेंट यहाँ
अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ये मीटिंग खत्म हो रही है, अभी मेरी 9 बजे और क्लास थी, मैं लेट हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे बस खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, इसको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। जो आगे ये 3 चीजें ना, प्रूव, डिसअप्रूव्ड, इन फैक्ट नॉट टू बी प्रूव, ये बहुत आसान है, इसको पढ़ लीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, हु मे बी टेस्टिफाई, जो कि इसका आर्टिकल 3 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह चलेंगे। इसको अब आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है। अल्लाह हाफिज जी, अपना ख्याल रखिए।